Good morning, dear students. Today we will discuss NCERT questions based on Henry's law. आज हम हेनरी लॉ से संबंधित जो हेनरी का नियम था उससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। NCERT में 2 इंटेक्स्ट क्वेश्चंस में दे रखे हैं और 2 एक्सरसाइज में दे रखे हैं, इसलिए आज हम उनका अध्ययन करेंगे। और चूंकि ये न्यूमेरिकल पार्ट है इसलिए नोटबुक और पेन साथ लेकर के बैठिए और चीज़ों को ठीक से कंडक्ट करने का प्रयास कीजिए। अगर हम बात करें इंटेक्स्ट क्वेश्चन की, उससे पहले एक बात जान लेते हैं कि हेनरीज लॉ, जो हेनरी साइंटिस्ट थे, उन्होंने, मैंने बताया था आप लोगों को लेक्चर में कि जब भी किसी गैस को आप किसी लिक्विड में डिसॉल्व करते हो, अर्थात किसी गैस को जब किसी द्रव में घोला जाता है तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। या ये कह सकते हैं, अब जो सॉल्युबिलिटी थी उसको अगर हम मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में लेते हैं तो ये माना जाता है कि जो पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। आपने जो भी गैस ले रखी है उस गैस की बात कर रहे हैं तो उस गैस का जो मोल फ्रैक्शन होगा उसके पार्शियल प्रेशर के, अर्थात उसके आंशिक दाब के समानुपाती होगा। जैसे ही आप इसको हटाते हो तो कोई कांस्टेंट आता है, सपोज उसको कहते हैं KH इंटू एक्स गैस, इसका मतलब मोल फ्रैक्शन है। इसके बारे में अपने को अध्ययन करना है। अब इसमें 2 चीज़ें थी, पार्शियल प्रेशर गैस, किसी भी जो गैस दे रखी है उसका आंशिक दाब, दूसरा एक्स गैस लिखा हुआ है, इसका मतलब है गैस का जो मोल फ्रैक्शन है जिसको मोल प्रभाज कहते हैं। तो इसके लिए अपने को सेकंड लेक्चर जो अपने कंसंट्रेशन के जो फैक्टर्स थे, अर्थात उसको जिन जिन टर्म्स में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं या एक्सप्रेस कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, उसके टर्म्स हैं। तो उसमें एक मोल फ्रैक्शन भी था, इसको मोल प्रभाज कहते हैं। तो यहाँ मोल प्रभाज का फॉर्मूला यूज करना होगा। तो मोल फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं, एक्स गैस, जिस गैस का आप निकालने वाले हो तो वहाँ सॉल्यूट के रूप में रहेगी गैस, ध्यान रखना। तो मैं यहाँ सॉल्यूट लिख दे रहा हूँ जिससे कि बाद में प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दोनों के मोल्स जो Na-NV की फॉर्म में हमने लिए थे उनकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है कि जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट है एक दूसरे के जो मोल्स हैं, अगर सॉल्वेंट के मोलों की बात करें सॉल्यूट की तुलना में, अर्थात कंपेयर देन सॉल्यूट, तो जो सॉल्वेंट है वो ज़्यादा अमाउंट में, सॉल्यूट कम अमाउंट में, तो ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन एन सॉल्यूट, अर्थात उसकी तुलना में बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए हम इसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं। और यहाँ से फॉर्मूला जो निकलता है वो इस तरीके से कह सकते हैं, एक्स सॉल्यूट, तो जो एन सॉल्यूट, इसका मतलब जो विलेय पदार्थ है उसके मोल ओवर एन सॉल्वेंट, इस तरीके से, जिससे कि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सिंपल हो जाती है। जबकि अगर दोनों से कैलकुलेशन कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर आप ऊपर वाले को भी कैलकुलेशन उसमें यूज कर रहे हो, सॉरी सॉल्यूट को, तो देन नो प्रॉब्लम, वहाँ से एक्यूरेट आंसर आएगा, बट यहाँ से थोड़ा सा वैसा आएगा। लेकिन कैलकुलेशन में क्योंकि अपने पास थोड़ा कैलकुलेशन का समय कम रहता है इसलिए कोशिश कर लेते हैं इस तरीके से लगाते हैं। ओके, चलिए बात करते हैं। इंटेक्स्ट क्वेश्चन है 2.6। कैलकुलेशन मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपने आप करनी होगी। इसमें लिखा हुआ है H2S इज अ टॉक्सिक गैस विद रोटन एग लाइक स्मेल इज यूज्ड फॉर द क्वालिटेटिव एनालिसिस। इसका मतलब है हाइड्रोजन सल्फाइड एक विषैली गैस है जिसका अगर हम गुणात्मक विश्लेषण करें तो इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर, जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है जो सॉल्यूट का काम कर रही है, अगर हम उसको कितना HTP, वाटर इन वाटर का मतलब क्या है, वो सॉल्वेंट दे रखा है, अगर उसमें इसे सॉल्यूबल करते हैं अर्थात घोलते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी दे रखी है HTP पर 0.195। ध्यान रखना। और कह रहा है कि कैलकुलेट हेनरीज लॉ कांस्टेंट। इसमें जो हेनरीज लॉ कांस्टेंट है KH, उसकी वैल्यू पूछी है, KH अपने को निकालना है। इसका मतलब क्या है कि अपने पास क्या क्या चीज होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले इसमें एक वर्ड दिया है 0.195 मोलल, ये इसकी सॉल्युबिलिटी दे रखी है। अगर आपको ठीक से याद हो तो हमने सेकंड लेक्चर में पढ़ा था। और इस मोलल वर्ड का मीन्स क्या होता है, मोलल को हम लोग कहते हैं मोल पर केजी। अगर हम इसको ठीक से लिखें तो लिखा जाएगा 0.195 मोल पर केजी। इसका मतलब है कि 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट क्या है, वाटर, अगर 1 किलोग्राम जल में बात करें तो 0.195 मोल किसके डिजोल्व हो रहे हैं, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड के। जो हाइड्रोजन सल्फाइड है इसमें गैस, उसके कितने मोल डिजोल्व हो रहे हैं, 0.195।
तो हम ये कह सकते हैं कि NH2S हाइड्रोजन सल्फाइड के मोल्स की संख्या कितनी दे रखी है, 0.195, ध्यान रखना। अब ये जो सॉल्वेंट है उसका मास कितना है, 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम। तो अगर हम मास ऑफ सॉल्वेंट या मास ऑफ वाटर बात करें, मास ऑफ वाटर, तो वो कितना हो जाएगा, 1 किलोग्राम, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, 1000 ग्राम। दूसरी बात, मोलर मास ऑफ वाटर, H2O का मोलर मास जानते हैं सभी, 18 ग्राम पर मोल। 2 × 1 + 16, 18 हो गया। अब आपके पास ये यहाँ से मोलर मास दे रखा है, मास दिया है, तो आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो जो वाटर के मोल्स हैं, गिवन मास 1000/18, इससे डिवाइड करेंगे तो 55.55 या 55.56, ये बेटे किसके, वाटर के मोल आ गए। आपको ठीक से ध्यान हो, अपने को क्या निकालना, हेनरीज कांस्टेंट। अगर हेनरी कांस्टेंट निकालेंगे तो फॉर्मूला आएगा KH = पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। अब गैस कौन सी है, हाइड्रोजन सल्फाइड, ओवर एक्स गैस। एक्स गैस का मतलब है मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन किसका आएगा, H2S का। ये आपको कैलकुलेशन करनी है। अब आपके पास पार्शियल प्रेशर, लेकिन उसमें एक वर्ड यूज किया गया, आपने ठीक से पढ़े, एट STP। इसका मतलब क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, जिसको हम लोग मानक ताप दाब कहते हैं। और आप जानते हैं किसी भी गैस का मानक ताप दाब पर जो प्रेशर है, आंशिक दाब है, वो 0.987 बार हम लोग मेजर करते हैं एट STP द पार्शियल प्रेशर, इसका मतलब आंशिक दाब, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S = 0.987 बार। इसका मतलब क्या है, आपके पास अब एक वैल्यू ये भी आ गया, अब रह गया H2S। इसका मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड के मोल प्रभाज रह गए, और मोल प्रभाज के लिए आपके पास ये फॉर्मूला है। तो XH2S हाइड्रोजन सल्फाइड के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S हाइड्रोजन सल्फाइड के मोल, ओवर जो सॉल्वेंट है उसके मोल, और सॉल्वेंट क्या है अपने पास, वाटर, तो NH2O। आपको करना क्या है, NH2S हाइड्रोजन सल्फाइड, और हाइड्रोजन सल्फाइड के मोल है 0.195, ओवर वाटर के मोल आपने निकाल लिए 55.5। इनकी आप कैलकुलेशन कीजिएगा, वो वैल्यू आ जाएगी XH2S की, और वो वैल्यू जैसी आ जाएगी तो आप फॉर्मूला लगाएंगे KH = पार्शियल प्रेशर 0.987, ओवर वहाँ से जो वैल्यूज़ आएगी वो यहाँ लगा करके आप आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। देन ये आपका आंसर बन जाएगा। इसकी जो यूनिट है, XH2S मोल फ्रैक्शन है, कोई यूनिट होती नहीं, इसलिए इसकी जो यूनिट आएगी वो आप बार में मेजर कर रहे हैं तो बार में आएगी। अगर प्रेशर को हम लोग एटमॉस्फेयर में लेते तो एटमॉस्फेयर आती, अगर MM में लेते तो MM आता। ओके, अब बात कर रहा हूँ मैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसको आप जो भी क्वेश्चन इसमें जो रह गई हैं कैलकुलेशन करने को, तो आप कैलकुलेशंस को आराम से घर पर कर सकते हैं। नेक्स्ट रहेगा फॉर्मूला, मैंने लिखी दी है, अभी यहाँ पर लिखा था वो मिटा दी, इरेज कर दिया। ये फॉर्मूला था, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस = KH × X गैस, इस तरीके से। चलिए बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2.7। ये कह रहा है हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर। ध्यान रखना, इन वाटर इसका मतलब पानी में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका हेनरी कांस्टेंट दे रखा है 1.67 × 10⁸ पास्कल। कार्बन डाइऑक्साइड का हेनरी कांस्टेंट 1.67 × 10⁸ पास्कल। ये हेनरी लॉ कांस्टेंट दे रखा है। आगे कह रहा है कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 atm प्रेशर। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेशर दे रखा है वो कह रहा है कि
2.5 ATM, तो 2.5 एटमॉस्फेयर दे रखा है, अर्थात 2.5 वायुमंडलीय दाब है, उस पर पूछ रहा है और 500 ml के लिए बात कर रहा है। अब क्वेश्चन को सॉल्व कैसे होगा, मेन चीज है क्योंकि हेनरी लॉ कांस्टेंट दे रखा है और कह रहा है कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2, अर्थात CO2 का अमाउंट पूछ रहा है, वो भी कितने में, 500 ml में। डेंसिटी दे नहीं रखा, ध्यान रखना ये ml में वैल्यू दे रखी है, तो आपको कंसिडर करना होगा, कंसीडर इसका मतलब मानना पड़ता है कि जो डेंसिटी है, घनत्व, वो हम मान लेंगे कि 1 ग्राम पर ml है, जिससे क्या होगा कि यहाँ से हम लोग जो मास है वो मास निकाल सकते हैं, क्योंकि 500 ml ऑफ सोडा वाटर 500 ml सोडा वाटर में, इसका मतलब ये क्या है, सॉल्वेंट दे रखा है ब्लायक, और उस ब्लायक में घोला गया है, तो हम डेंसिटी के हिसाब से सीधा लिख रहा हूँ मास ऑफ वाटर, जो वाटर का मास है वो लिख रहा हूँ मैं 500 ml। ये ध्यान रखना जो ml था, अब मैंने डेंसिटी का मल्टीप्लाई करके इसको बना दिया कि ये 500 ग्राम हो गया, ये मास ऑफ वाटर हो गया। अब आप जानते हैं मोलर मास 18 है, तो हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, वाटर के मोल, गिवन मास 500 ओवर 18, अभी किया था बिल्कुल सेम उसी तरीके से, 18 से डिवाइड करेंगे, 18 दूनी 36, 14 140, 18 सत्ते 126 और 27 पॉइंट कुछ आएगा, पूरा आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। इतने बेटे नंबर ऑफ मोल्स किसके आ गए, ये वाटर के, हेनरी कांस्टेंट दे रखा। अब वो आगे कह रहा है CO2 इन इतना इतना, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2, CO2 की क्वांटिटी पूछ रहा है कि कितनी होगी, और CO2 का मोलर मास कितना होता है 44, क्योंकि CO2 दे रखा है। अब देखिए कैसे निकालेंगे, और पार्शियल प्रेशर है 2.5 ATM, कितना, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, इसका मतलब PCO2 दे रखा है 2.58 में। आप ये भली बात ही जानते हैं कि ये जो यूनिट दे रखी है वो एटमॉस्फेयर में, और जो पीछे वैल्यू दे रखी है हेनरी कांस्टेंट की वो पास्कल में, या तो दोनों को एक ही में चेंज कर लो, अगर आप एक में चेंज नहीं कर सकते, इसको या तो उसमें कर लो या उसको इसमें कर लो, तो हम क्या करते हैं एटमॉस्फेयर को कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 2.5 इंटू जो एटमॉस्फेयर में यूनिट आती है, ये रहती है 2.5 इंटू 1.01235, यहाँ से ये रहती है इंटू 10⁵ पास्कल, इतना। ये वैल्यू बेटे किसकी आ गई, PCO2 की। थोड़ा ठीक से समझना क्वेश्चन को, जैसे ही आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे ये पास्कल में आ जाएगा। PCO2 इसका मतलब पार्शियल प्रेशर आ गया कार्बन डाइऑक्साइड का। अभी देखा KH वैल्यू दे रखी है X गैस, इसका मतलब क्या है, आपको पहले X गैस निकालना है, इसका मोल फ्रैक्शन इस वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो जो ये वैल्यूज है PCO2 सीधा लगा दे रहा हूँ KH इंटू इसकी जगह X गैस, X गैस का मतलब CO2 के मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन ये जो वैल्यूज है ये सेम जैसी की जैसी यहाँ पर आ जाएगी। अब मैं निकालना चाहता हूँ XCO2 कार्बन डाइऑक्साइड के मोल फ्रैक्शन इज इक्वल, जो ये वैल्यूज आएगी उसमें जो हेनरी कांस्टेंट है KH उससे डिवाइड कर दूंगा, इससे डिवाइड करने के बाद XCO2 आ जाएगा, और XCO2 की जो वैल्यू है इसका मतलब ये दे रखा है XCO2, ध्यान रखना थोड़ा, ये XCO2 लिखा हुआ है इज इक्वल NCO2, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के मोल ओवर वाटर में डिजोल्व हो रहा है, तो जो वाटर है उसके मोल्स, और वाटर के मोल आपके पास दे रखे हैं, आपने निकाल लिए हैं यहाँ से 500/18, और NCO2 है, इसका मतलब है गिवन मास, तो NCO2 ओवर मोलर मास, CO2 का मोलर मास बटे वाटर का 500/18, ये XCO2 जो वैल्यूज आएगी बेटे वो यहाँ लगाओगे, जो भी वैल्यूज आएगी। अब यहाँ से आपको इसे फाइंड करना है, MCO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका जो मोलर मास है वो कितना हो जाता है 44। इससे आप कैलकुलेशन करके यहाँ से WCO2 निकाल सकते हो, और यही अमाउंट पूछा हुआ है कि उस CO2 का कितना अमाउंट
इस 500 ml सॉल्यूशन के लिए रिक्वायर्ड होगा। तो क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है और कैलकुलेशन कैसे करनी है। दोबारा समझ लीजिएगा, यहाँ से डेंसिटी को 1 मानते हुए पहले हमने उसे ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, जिससे कि वाटर के हम लोग मोल निकाल सकें। वाटर के मोल्स निकाले, पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेयर में दे रखा है और एटमॉस्फेयर को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, पास्कल में। और जैसे हम लोग पास्कल में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ से पार्शियल प्रेशर निकालेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूले के बाद XCO2 निकाल लिया, इसका मतलब CO2 के मोल फ्रैक्शन, मोल प्रवाह निकाल लिया कार्बन डाइऑक्साइड के, ये फॉर्मूला लगा दिया मोल प्रवाह का। और पहले बता चुका हूँ एनसॉल्यूट नेग्लिजिबल मानते हुए इस वैल्यू को, जिससे कि आसानी सॉल्व हो जाए। और ये होता है गिवन मास ओवर मोलर मास। तो गिवन मास WCO2 हमें ये निकालना था, ओवर मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का जो मोलर मास है वो 44 होता है, डिवाइड किया कैलकुलेशन की WCO2 से आप फाइंड कर सकते हो। ओके, अब बात कर रहा हूँ मैं इस इंटेक्स क्वेश्चन के बाद। अब चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चंस पर। तो एक्सरसाइज क्वेश्चंस कैसे करेंगे, इसमें 2 क्वेश्चन एक्सरसाइज में दे रखे हैं। आई थिंक ये है क्वेश्चन नंबर 2.13। इसमें दे रहा है द पार्शियल प्रेशर ऑफ एथेन ओवर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 6.56 इंटू 10⁻³ ग्राम ऑफ एथेन। जो एथेन दिया है उसका अमाउंट दिया है। अब एक्सरसाइज क्वेश्चन है 2.13। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो एथेन है, एथेन का मास दिया है 6.56 इंटू 10⁻³ ग्राम। तो W एथेन C2H6 ये दे रखा है। फर्स्ट सिचुएशन में 6.56 इंटू 10⁻³ ग्राम। आप जानते हैं मोलर मास कितना होता है एथेन का, यहाँ से C12 प्लस H1 12 दूनी 24 और 36, ये बन गया बेटे मोलर मास एथेन का। अगर हम यहाँ से इसके मोल फ्रैक्शन निकाल लें, पहले तो मोल फ्रैक्शन मोल निकाल लें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6। तो कैसे, गिवन मास 6.56 इंटू 10⁻³ ओवर मोलर मास 30। जैसे ही आप कैलकुलेशन करेंगे यहाँ से निकल के आएगा NC2H6। इसका मतलब एथेन के नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, कितने मोल्स हैं। आगे क्वेश्चन में कह रहा है एथेन इज 1 बार, पार्शियल प्रेशर दे रखा है एथेन का 1 बार। जो पार्शियल प्रेशर है PC2H6 एथेन का, वो दिया है बेटे 1 बार। ठीक है, आगे कह रहा है क्वेश्चन में इफ द सॉल्यूशन कंटेन्स 5 इंटू 10⁻² ग्राम ऑफ एथेन। अब की बार एथेन का अमाउंट बदल रहा है, तब कह रहा है कि देन व्हाट शैल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। उसका मतलब पार्शियल प्रेशर पूछ रहा है कि गैस का पार्शियल प्रेशर कितना होगा, ये चीज़ निकालनी है। तो पहला काम क्या होगा कि आप भली बात ही जानते हैं, अपना फॉर्मूला होता है हेनरीज लॉ का, पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन हेनरीज कांस्टेंट। अब मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है KH। हम क्या करेंगे, फर्स्ट सिचुएशन है ये, अगर हम फर्स्ट सिचुएशन से हेनरीज कांस्टेंट निकालने KH, तो KH क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ C2H6 ओवर मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6। अब मोल फ्रैक्शन में बात ये रही कि अपने पास जो मोल फ्रैक्शन है वो दे नहीं रखा, केवल क्या दिया है, इतना दे रखा है। और वो कह रहा है क्वेश्चन में, आप इसको कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं। सपोज आपने जो दूसरा वाटर दे रखा है, अगर हम लोग वाटर के मोल्स, यहाँ मैंने इसी को इतना ही मान लिया, कैलकुलेशन कर लेंगे, वाटर के मोल्स NH2O दूसरा है, उसको आप कंसिडर कर लीजिए, x कीजिए, y कीजिए, z कीजिए। मान लो हमने x तो उसमें यूज़ किया गया है, चलिए मान लेते हैं कि n, चलो NH2 ही रखिएगा, कि हमने ये मान लिए कि जो वाटर के मोल्स हैं वो ये दे रखे हैं। तो आप क्या करेंगे, पहले निकालेंगे मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन निकालने का तरीका क्या है, XH2 X C2H6
मोल फ्रैक्शन, तो NC2H6 ओवर N वाटर। इस तरीके से आप XC2H6 निकालेंगे, जो वैल्यूज आएगी वो यहाँ लगाएंगे, यहाँ से KH की वैल्यू आ जाएगी। अब हम सेकंड सिचुएशन की बात करते हैं। अब सेकंड सिचुएशन में वो अमाउंट उसने बदल दिया। अब वो कह रहा है कि जो अमाउंट है वो है 5 × 10⁻⁻² ग्राम। जो W है C2H6 उसका अमाउंट दे रहा है 5 × 10⁻⁻² ग्राम। ये क्या हो गया, WC2H6, इसका मतलब C2H6 का मास दे रखा है, मोलर मास 30 है ही। यहाँ से क्या करोगे, सेम वही सिचुएशन लगा करके X वैल्यू फिर दोबारा से फाइंड आउट करोगे। जो KH आपने यहाँ से निकाला है उस KH को यहाँ लगा देना है। अगेन अब की बार पार्शियल प्रेशर पूछा है, तो पार्शियल प्रेशर C2H6 इज इक्वल KH इंटू XC2H6। अब क्या करेंगे, XC2H6 के लिए फिर वही फॉर्मूला जो ये लगा हुआ है, और KH की वैल्यू जो यहाँ से आएगी बेटे वो यहाँ लगा देनी है आपको, और XC2H6 की जगह NC2H6 ओवर N वाटर। यहाँ ये आपस में जब वैल्यू लगाओगे तो N वाटर की फॉर्म में रहेगी, जो आपस में कैंसिल हो जाएगी। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। जो पार्शियल प्रेशर है, सपोज पार्शियल प्रेशर जो भी दे रखा है, कहाँ है, ये रहा, यहाँ आप 1 बार लगाएंगे, ओवर XH2S है तो NC2H6 ओवर वाटर, तो आपने लिख दिया N वाटर, ऊपर आ गया। जो N यहाँ से C2H6 के निकल कर के आ रहे हैं वो वैल्यूज आपको यहाँ पुट करनी है। जैसे ही आप पुट करेंगे NC2H6 उस वैल्यू को लगा करके जब ये वैल्यूज आ जाएगी तो उसे यहाँ पुट करेंगे, KH की जगह N जो वाटर के पार्टिकल्स आए उससे आपस में कैंसिल हो जाएंगे। NC2H6 यहाँ जो मास दे रखा है उसके हिसाब लगाओगे आप, तो 5 × 10⁻²। अगर हम इसकी जगह वैल्यूज लगाएं पूरी कैलकुलेशन करके N वाटर के द्वारा, यहाँ से इसको कैलकुलेशन करके लगाते हैं, तो NH2 से NH2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि KH की आप वैल्यू लगा रहे हो। यहाँ वैल्यूज जरूर ध्यान से लगा दीजिएगा। और यहाँ C2H6 के लिए W तो ये काम करेगा, और जो इसका M है C2H6 का वो काम करेगा बेटे 18। इससे आप 30 ग्राम पर मोल। आप इस तरीके से C2H6 सेकंड सिचुएशन में ये पूछा हुआ है कि C2H6 का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो कितना होगा, तो आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 2.13। ध्यान रखना मैंने प्रॉब्लम्स को छोड़ दिया है, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम्स करूंगा तो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर रहा हूँ 2.35। एक क्वेश्चन और है, लेकिन ध्यान रखना क्वेश्चन करने की आवश्यकता है, करके जब देखेंगे तभी सॉल्व होगा, अदरवाइज होगा नहीं। इंटेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का है 2.35। अब क्वेश्चन में कह रहा है हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर द मोलरिटी ऑफ मेथेन इज इन बेंजीन। अब ये बेंजीन की बात कर रहा है। 298 केल्विन इज हेनरीज लॉ कांस्टेंट दे रखा है 4.27 × 10⁵ 4.27 × 10⁵ mmHg। इसका मतलब मरकरी का दे रखा है। आगे कह रहा है कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ मेथेन इन बेंजीन। इसमें सॉल्युबिलिटी पूछ रहा है बेटे। सॉल्युबिलिटी का मतलब है मोल फ्रैक्शन पूछा हुआ है X, और किसका है, मेथेन का। तो मेथेन का सॉल्युबिलिटी आपको निकालना है XCH4, जबकि कह रहा है बेंजीन है कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी मेथेन इन इतना अंडरगो। वो कह रहा है कि कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ मेथेन इन बेंजीन एट 298 केल्विन अंडर 760 mm। ये जो मरकरी है उसका पार्शियल प्रेशर दे रहा है, मेथेन का। बेंजीन में मेथेन का पार्शियल प्रेशर दे रखा है 760 mm। ठीक है, अपने पास सॉल्युबिलिटी पूछी है, KH दे रखा है। बहुत आसान सिंपल फॉर्मूला, PCH4 इज इक्वल KH हेनरी कांस्टेंट इनटू सॉल्युबिलिटी XCH4
अपने को ये निकालना है, तो XCH4 इज इक्वल PCH4 मैथेन का पार्शियल प्रेशर ओवर हेनरी कांस्टेंट। PCH4 दे रखा है 760 ओवर 4.27 इंटू 10⁵ ये दे रखा है, दोनों mmHg में दे रखे हैं। कैलकुलेशन करेंगे, जो भी आंसर आएगा आप समझ लीजिएगा कि वो CH4 की सॉल्युबिलिटी हो गई। ठीक है, PCH4 दोनों किस में है, mmHg में है, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए इसकी कोई भी यूनिट नहीं आएगी। ये मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में एक जो सॉल्युबिलिटी पूछी थी उसका फॉर्मूला है। ध्यान रखिएगा, मैंने लास्ट क्वेश्चंस में कई प्रॉब्लम्स को छोड़ा है, इसलिए इन क्वेश्चंस के बेस पर कोशिश करें करने का। एक दो एग्जाम्पल्स होगा, उस एग्जाम्पल्स को भी इस पर आधारित जो भी दे रखे हैं। हेनरी लॉ एग्ज़ाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है, साथ ही जो आप कंपटीशंस क्वेश्चन करते हैं, जब भी किसी भी कंपटीशन में बैठते हैं, चाहे वो BSc ऑनर्स AMU रहा हो, BSc ऑनर्स चाहे वो AMU के रहे हों, ठीक है, अदरवाइज अलीगढ़ स्तर पर DS कॉलेज, उसका अपना अलग टेस्ट। वैसे तो पिछले साल वैसे होता है, दयालबाग यूनिवर्सिटी है, D यूनिवर्सिटी है, या हम BTech वगैरह में बैठते हैं, तो उन सारी चीज़ों में ये क्वेश्चंस अपने को देखने को मिलते हैं। तो इसलिए कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करके देखें। जितना ज़्यादा हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को प्रैक्टिस में लेकर के आएंगे, उतना ज़्यादा हमारी न्यूमेरिकल एबिलिटी ठीक होने वाली है। एरिथमेटिक प्रॉब्लम्स को जितना ज़्यादा आप सॉल्व करने वाले हो, कहीं ना कहीं वो हमारे लिए हेल्पफुल होगी, इसलिए कोशिश करते रहिएगा। बराबर आप कोशिश करते हैं, निश्चित तौर से सफलता। अगर कोई भी कैसी भी क्वेरीज रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके अपनी क्वेरीज को सॉल्व आउट करा सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।